गुड इवनिंग स्टूडेंट। बेटे आज हम लोग डिस्कस करेंगे एन अप्रेजल ऑफ एलपीजी पॉलिसीज। जो हमने बेटा बेसिकली नई आर्थिक नीति के अंतर्गत 3 एलिमेंट, एलपीजी का मतलब क्या है बच्चों, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। इसके अंडर बेटे जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स किए 1991 के अंदर, उसके उन पॉलिसीज के हमारी इकोनॉमी पर क्या क्या बेसिकली पॉजिटिव इफेक्ट पड़े, क्या क्या मेरिट्स रही इन पॉलिसीज की, क्या क्या डीमेरिट्स रही, उसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। फर्स्ट वन इज, अब देखो बेटे मेरिट्स ऑफ एलपीजी पॉलिसी में हमारा जो फर्स्ट पॉइंट है बच्चों वो है वाइब्रेंट इकोनॉमी। वाइब्रेंट क्या होता है बच्चों, कंपायमान अर्थव्यवस्था। इसका अर्थ क्या है बेटे कि पहले से इकोनॉमी के अंदर डेवलपमेंट होनी शुरू हो गई थी। देखो बेटे बेसिकली हम क्या जानते हैं कि हमारी इकोनॉमी पहले अंडर डेवलप इकोनॉमी थी, जहां पर जीडीपी ग्रोथ रेट काफी कम थी, पर कैपिटा जीडीपी काफी कम थी। तो बेटे इन पॉलिसीज की शुरुआत करने से हमारी इकोनॉमी स्टेगनेंट इकोनॉमी से एक वाइब्रेंट इकोनॉमी के अंदर चेंज हो गई थी। देखिए इंडियन इकोनॉमी हैज डेफिनेटली बिकम अ मोर वाइब्रेंट इकोनॉमी। देखो बेटे इंडियन इकोनॉमी नो डाउट पहले से वाइब्रेंट इकोनॉमी के अंदर कन्वर्ट हो गई। ओवरऑल लेवल ऑफ प्रोडक्शन ओवरऑल लेवल ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी हैज ट्रेंडेड अप एज इंडिकेटेड बाय द जीडीपी ग्रोथ। अब देखो बेटे जो ओवरऑल इकोनॉमिक एक्टिविटी का लेवल था उसके वो हमें क्या बताता है कि ओवरऑल इकोनॉमिक एक्टिविटी हमारी इकोनॉमी के अंदर बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। जो हमें किससे पता चलता है, किससे इंडिकेशन मिलता है, जीडीपी ग्रोथ रेट से। एंड पोस्ट एलपीजी पॉलिसीज, अगर हम बात करते हैं एलपीजी पॉलिसीज को इंट्रोड्यूस करने के बाद जो जीडीपी ग्रोथ रेट है वो लगभग 8% पर एनम की रेट से बढ़ गई थी। तो बेटे जीडीपी ग्रोथ रेट का 8% पर एनम से बढ़ना क्या प्रूव करता है कि हमारी इकोनॉमी जो पहले बैकवर्ड और स्टेगनेंट इकोनॉमी थी, नाउ आवर इकोनॉमी कन्वर्टेड इनटू अ वाइब्रेंट इकोनॉमी। सेकेंड वन, स्टिमुलेंट टू इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। स्टिमुलेंट का मतलब क्या होता है बच्चों, डेवलपमेंट होना, ठीक है ना, कि बेसिकली वृद्धि होना, किसी चीज का विकास होना। अब देखो बेटे इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में काफी ज्यादा वृद्धि हो गई थी, काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट हुई, काफी ज्यादा डेवलपमेंट हुई। हमारा जो सेक्टर था बेसिकली वो क्या बन गया, बहुत ज्यादा इंडस्ट्रियल सेक्टर एक्टिव बन गया, ठीक है ना। एलपीजी पॉलिसीज हैव वर्कड एज ग्रेट स्टिमुलेंट टू इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इन द इंडियन इकोनॉमी। एलपीजी पॉलिसीज के वर्किंग के कारण बेटे हमारे देश के अंदर जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन था उसमें बहुत अधिक वृद्धि आई, उसमें बहुत अधिक पहले से डेवलपमेंट हुई। हमारा जो इंडस्ट्रियल सेक्टर था पहले से बहुत ज्यादा एक्टिव हो गया। इट इज ओइंग टू दीज पॉलिसीज दैट आईटी सेक्टर इन इंडिया हैज अचीव ग्लोबल रिकॉग्निशन। देखो बेटे ये सिर्फ इन पॉलिसीज के इंट्रोडक्शन के कारण था। हमारे देश के अंदर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री ने इंडिया के अंदर बेसिकली विश्व में अपनी पहचान बना ली थी। ये सिर्फ और सिर्फ किसके कारण था बच्चों, हमारी एलपीजी पॉलिसीज को इंट्रोड्यूस करने के कारण हमारे देश में इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में बहुत ज्यादा पहले से वृद्धि हुई, डेवलपमेंट हुई और हमारे आईटी सेक्टर ने वर्ल्ड के अंदर अपनी एक अलग पहचान बना ली थी। नेक्स्ट पॉइंट देखिए स्टूडेंट्स, ए चेक ऑन फिस्कल डेफिसिट। फिस्कल डेफिसिट का मतलब क्या होता है बेटे, राजकोषीय घाटा। फिस्कल पॉलिसी विच इज मेड बाय द गवर्नमेंट एंड रिलेट्स टू गवर्नमेंट रेवेन्यू एज वेल एज गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर नोन एज ए फिस्कल पॉलिसी। माउंटिंग फिस्कल डेफिसिट यानी कि बेसिकली जो हमारा राजकोषीय घाटा था उस पर भी काफी हद तक नियंत्रण हो गया था। माउंटिंग फिस्कल डेफिसिट हैज बीन ए सीरियस थ्रेट टू द प्रोसेस ऑफ इन्वेस्टमेंट इन द इंडियन इकोनॉमी। देखो बेटे जो हमारे देश के अंदर राजकोषीय घाटा, सरकार का जो घाटा था वो बढ़ता जा रहा था। इसके कारण बेटे इन्वेस्टमेंट थी उसको बहुत बड़ा खतरा पैदा होना शुरू हो गया था। क्यों शुरू हो गया था, क्योंकि बेटे बेसिकली अगर कोई भी देश के अंदर बेटे फिस्कल डेफिसिट होगा तो ना तो बेटे डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स पैसा इन्वेस्टमेंट करना पसंद करेंगे, क्योंकि उनको क्या लगता है जब इकोनॉमी घाटे में चल रही है तो उनका पैसा भी सर्वाइव नहीं करेगा, उनके लिए जो इन्वेस्टमेंट है वो प्रॉफिटेबल नहीं रहेगी। और ना ही फॉरेनर्स बेसिकली इंडिया के अंदर इन्वेस्टमेंट करना पसंद करेंगे। लेकिन ड्यू टू द एलपीजी पॉलिसीज हमारा जो फिस्कल डेफिसिट है उस पर काफी कंट्रोल हुआ। फ्रॉम एज हाई 8.5% ऑफ जीडीपी हैज बीन ब्रोट डाउन टू अराउंड 3.5% ऑफ जीडीपी। पहले हमारा राजकोषीय घाटा हमारे जीडीपी का 8.5% था, अभी काफी कम होकर बेटे 3.5% हो गया। लगभग 5% हमारा फिस्कल डेफिसिट पर पूरा कंट्रोल हो गया था। चेक ऑन इन्फ्लेशन, नेक्स्ट पॉइंट है स्टूडेंट हमारा चेक ऑन इन्फ्लेशन का मतलब यहाँ पर क्या, इन्फ्लेशन क्या होता है,
ए परसिस्टेंट राइज इन प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य जब लगातार बढ़ता है बेटे तो हम उसको क्या कहते हैं, इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन का बच्चों एक मेन रीजन ये भी होता है कि बेसिकली हमारे देश के अंदर फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज कम होती है और इसके कारण बेटे ना चाहते हुए भी क्या होता है कि पीछे से सप्लाई कम है और यहाँ जो बेसिकली पब्लिक डिमांड है वो ज़्यादा है, तो नो डाउट जो एग्जिस्टिंग गुड्स एंड सर्विसेज है उन पर प्रेशर बढ़ता है जिसके कारण उन वस्तुओं की कीमत बढ़ना शुरू हो जाती है। तो देखो बेटे ये चेक ऑन इन्फ्लेशन में हमें क्या दे रखा है, ओइंग टू ग्रेटर फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन द इकोनॉमी द रेट ऑफ इन्फ्लेशन हैज बीन लोअर्ड। देखो बेटे जीडीपी ग्रोथ रेट बढ़ने का मतलब यहाँ पर क्या है कि देश के अंदर गुड्स और सर्विसेज जो हैं बेसिकली उनका फ्लो क्या हो गया, पहले से बढ़ गया, जिसके कारण इन्फ्लेशन को भी काफी हद तक कम कर दिया गया था। इन द ईयर्स 2011 एंड 12 to 2013 and 14, inflation was the range of 6 to 9% per annum। 2011, 12, 13, 14 के अंदर बेटे जो इन्फ्लेशन की रेट 6 to 9% थी, बेसिकली 2018, 19 के अंदर इन्फ्लेशन कम होकर कितनी हो गई, 3.4% हो गई। इट मे बी नोटेड दैट हाई इन्फ्लेशन, देखो बेटे आप सबको भी पता है अगर ये देश के अंदर इन्फ्लेशन ज़्यादा है यानी कि वस्तु कीमत बहुत ज़्यादा है तो नो डाउट इसके कारण इंटरेस्ट रेट भी बेटे क्या है, बढ़ जाएगा। अब मान लो देखो बेटे कोई भी बिजनेसमैन है सारा का सारा पैसा अपना इन्वेस्ट नहीं करता है, ही हैज़ टू टेक अ लोन, अगर वो लोन लेता है बेटे बिजनेस के लिए तो उसको इंटरेस्ट ज़्यादा देना पड़ेगा। अगर मार्केट के अंदर तेजी है, वस्तुओं की कीमतें बढ़ रही हैं तो बेटा उससे क्या होगा कि उसकी कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट भी बढ़ जाएगी और हमारी ग्रोथ रेट क्या हो जाएगी, इससे एडवर्सली अफेक्ट हो जाएगी। तो इसलिए बेटे जीडीपी ग्रोथ रेट को कम करना भी हमारे देश के डेवलपमेंट के लिए क्या था, जरूरी था। और ये सिर्फ और सिर्फ किसके कारण हुआ, ड्यू टू एलपीजी पॉलिसीज। नेक्स्ट देखेंगे बच्चों हम लोग कंज्यूमर सॉवर्चुनिटी। कंज्यूमर सॉवर्चुनिटी क्या होता है, सॉवर्चुनिटी होता है बच्चों प्रभुसत्ता। अब देखो बेटे एक कंज्यूमर को डिफरेंट वैरायटी की गुड्स अवेलेबल होगी डिफरेंट मार्केट से ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन, तो बेटे उसके पास क्या होगा, चॉइसेस बढ़ जाएंगी, उसको कैसी फीलिंग आएगी, देयर आर सो मेनी गुड्स आर अवेलेबल, ही और शी फील्स जस्ट लाइक अ किंग, तो उसको एक राजा की जैसी ही फीलिंग आएगी क्योंकि बेटे उसके पास वाइड रेंज ऑफ कंज्यूमर गुड्स अवेलेबल होगी डिफरेंट मार्केट से और वो अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग बेसिकली क्या कर सकता है, गुड्स और सर्विसेज को खरीद सकता है। और प्रोड्यूसर भी क्या कोशिश करेंगे कि कंज्यूमर की चॉइस के अकॉर्डिंग गुड्स बनाएं, तो इसका बेसिकली इफेक्ट क्या आएगा कि हमारे देश के अंदर जो ओवरऑल प्रोडक्शन लेवल है वो काफी बढ़ जाएगा। तो कंज्यूमर सॉवर्चुनिटी होता है उपभोक्ता की प्रभुसत्ता। कंज्यूमर सॉवर्चुनिटी हैज एक्सपेंडेड ओवर टाइम, उपभोक्ता की प्रभुसत्ता में बहुत समय के अनुसार बहुत अधिक वृद्धि आई। This is the evident from the fact that a large variety of goods and services from the diverse global markets are now within the easy reach of the buyers। कंज्यूमर अपॉर्चुनिटी समय के अनुसार बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। इसका एविडेंस हमें किस बात से मिलता है, बिकॉज देयर आर लार्ज वैरायटी ऑफ गुड्स, बहुत सारी तरह की गुड्स और सर्विसेज डिफरेंट ग्लोबल मार्केट से, विभिन्न विश्व के बाजारों से आज के दिन इंडियन बायर्स की पहुंच में आ गई है। क्योंकि बेटे आप बेसिकली कहीं भी बैठकर, आप नरवाना बैठकर कहीं भी आप बाहर से सामान ऑर्डर कर सकते हैं, ऑनलाइन मंगा सकते हैं सामान। तो कहने का मतलब क्या, ये सिर्फ और बेटे किसके कारण हुआ है, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। क्योंकि ग्लोबलाइजेशन क्या करती है, हमारी इकोनॉमी को अदर वर्ल्ड की, अदर कंट्रीज की इकोनॉमी के साथ इंटीग्रेट करती है, ताकि इसके कारण क्या, उसके फ्री फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, टेक्नोलॉजी एज वेल एज कैपिटल पॉसिबल हो सके। आगे देखिए बच्चों, प्रोड्यूसर्स आर वाइडली रिस्पोंडिंग टू द कंज्यूमर चॉइस एंड प्रेफरेंस। प्रोड्यूसर्स भी क्या कर रहे हैं बच्चों, कंज्यूमर की चॉइस के अकॉर्डिंग, उसकी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, उस तरह की वस्तुएं बना रहे हैं। कॉन्सिक्वेंटली बेटे क्या हुआ है, जो ओवरऑल लेवल है एक्सपेंडिचर का वो काफी बढ़ गया है। और जब बेटे लोगों का ओवरऑल एक्सपेंडिचर बढ़ेगा तो नो डाउट गुड डिफरेंट टाइप की गुड्स उनको अवेलेबल हो रही है। दिस आल्सो इनहेंस द क्वालिटी ऑफ लाइफ एज वेल एज द स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ ऑफ द पीपल। जब लोगों का बेटे स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ बढ़ेगा, क्वालिटी ऑफ लाइफ बढ़ेगा, एंड दिस विल आल्सो इनहेंस वेलफेयर स्टेटस ऑफ द पीपल। नेक्स्ट करेंगे बच्चे हम लोग, ए सब्सटेंशियल इंक्रीज इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। देखो बेटे आपने पढ़ा था कि 1990s के एंड में आकर हमारे पास बेटे जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व इतने ज़्यादा स्कार्स हो गए थे, इवन ख़त्म ही हो गए थे कि बेसिकली हमारे गवर्नमेंट को अपनी बोरोइंग्स को पे करने के लिए वर्ल्ड बैंक के पास अपना जो गोल्ड है वो उसको प्लेज करना पड़ा था, गिरवी रखना पड़ा था। तो बेटे नो डाउट इस पॉलिसी, जो हमारी एलपीजी पॉलिसीज है, इसको अपनाने से, इसको इंट्रोड्यूस करने से मेन बेनिफिट क्या हुआ कि हमारे जो फॉरेन एक्सचेंज के रिजर्व हैं वो काफ़ी हद तक बढ़ गए थे। डिप्लेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज वॉज वन ऑफ द कंपेलिंग रीजन फॉर द गवर्नमेंट टू शिफ्ट टू एलपीजी पॉलिसीज।
डिप्लेशन क्या होता है बच्चों? गिरावट आना। फॉरेन एक्सचेंज में जो गिरावट आई बेटे रिजर्व के अंदर, वो सबसे महत्वपूर्ण रीजन था जिसने क्या कंपेल किया, जिसने हमारी गवर्नमेंट को मजबूर किया कि हर तरह से गवर्नमेंट क्या करे, एलपीजी पॉलिसीज को इंट्रोड्यूस करे। अब देखो, थैंक्स टू एलपीजी पॉलिसीज, हम अपनी एलपीजी पॉलिसीज का बेसिकली थैंकफुल हैं, धन्यवाद करते हैं। इसके कारण बेटे हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बहुत ज़्यादा तो नहीं हुए हैं, लेकिन एक कंफर्टेबल जोन में पहुंच गए। कंफर्टेबल लेवल हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व का मेंटेन हो गया है, जिसके कारण बेटे जब हम चाहें हमारे अदर कंट्री से नई एडवांसमेंट टेक्नोलॉजी, नई टेक्नोलॉजी वाली गुड्स और सर्विसेज को इंपोर्ट कर सकते हैं। गुड अमाउंट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज इनहेंसेस इकोनॉमिक कॉन्फिडेंस ऑफ ग्लोबल इन्वेस्टर्स इन द इंडियन मार्केट। अब देखो बेटे, कहने का मतलब यहाँ पर क्या है कि अगर हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज का अच्छा रिजर्व होगा तो इसके कारण बेटे विश्व में जितने भी इन्वेस्टर्स हैं, इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, उनका हमारी इंडियन मार्केट के लिए इकोनॉमिक कॉन्फिडेंस पहले से बढ़ जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट करेंगे स्टूडेंट हम लोग, फ्लो ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट, फ्लो ऑफ प्राइवेट फॉरेन इन्वेस्टमेंट। देखो बेटे, प्राइवेट फॉरेन इन्वेस्टमेंट हैज टेकन ए क्वांटम जंप आफ्टर द एडॉप्शन ऑफ एलपीजी पॉलिसीज। विदेशी मतलब प्राइवेट का मतलब क्या है, निजी विदेशी निवेश में भी बहुत अधिक वृद्धि आई है एलपीजी पॉलिसीज को प्रमोट करने से। दिस हैज बीन ए मैटर ऑफ ग्रेट रिलीफ फॉर द गवर्नमेंट इन व्यू ऑफ द फैक्ट दैट, बेटे जो हमारी निजी विदेशी निवेश में बहुत अधिक वृद्धि आई है, इसके कारण बेटे हमारे गवर्नमेंट को काफ़ी राहत मिली है। वो किस तरह से है? बिकॉज इसके कारण है बेटा, क्योंकि देखो बेटे हमारी इकोनॉमी इतना जनरेट नहीं कर पाती कि हम बेसिकली क्या कर सकें, री इन्वेस्टमेंट कर सकें, इतना सरप्लस हमारे पास नहीं आता है। सेकेंड वन, इंडिजीनियस टेक्नोलॉजी। इंडिजीनियस क्या होता है बच्चों? स्वदेशी टेक्नोलॉजी, जिसको बेसिकली इंडियंस कंपनी के द्वारा बनाया जाता है, इंडिया के अंदर ही जिसको बेसिकली इंट्रोड्यूस किया गया है, इंडिया के अंदर ही इसको डेवलप किया गया है, तो वो है बेटे हमारी स्वदेशी तकनीक, वो भी बेटे ऑब्सोलीट हो गई है। तो इसके कारण बेटे इंडियन इकोनॉमी की डेवलपमेंट के लिए इन्वेस्टमेंट बहुत ज़रूरी है। और वी आर आल्सो थैंकफुल टू द एलपीजी पॉलिसी। ड्यू टू दिस पॉलिसीज बेसिकली हमारे इंडियन इकोनॉमी के अंदर फ्लो एक्सचेंज, जो बेसिकली फॉरेन इन्वेस्टमेंट है प्राइवेट सेक्टर से, वो काफ़ी बढ़ गया है। देखो बेटे, इसमें डोमेस्टिक इकोनॉमी वॉज नॉट जनरेटिंग इनफ ऑफ सरप्लस फॉर री इन्वेस्टमेंट। जो डोमेस्टिक इकोनॉमी है ना, उसके पास बेसिकली इनफ नहीं है, बेसिकली सरप्लस, इनके पास इतना सरप्लस नहीं है, इतना जनरेट नहीं कर पाते कि वो आगे उस सरप्लस को री इन्वेस्टमेंट कर सके। सेकेंड वन, इंडिजीनियस टेक्नोलॉजी वॉज गेटिंग ऑब्सोलीट। जो स्वदेशी तकनीक है वो भी कहीं ना कहीं क्या हो गई है, बेसिकली ऑब्सोलीट हो गई है, प्रचलन से बाहर हो गई है। इट इज सिग्निफिकेंट टू नोट दैट प्राइवेट फॉरेन इन्वेस्टमेंट इज ऑफन एक्कम्पेन्ड विद इनोवेटिव टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन। क्योंकि देखो बेटे, अगर प्राइवेट सेक्टर के अंदर फॉरेनर इन्वेस्टमेंट करेंगे, बेसिकली क्या फ़ायदा होगा बेटे? एक तो हमारे इंडिया के अंदर कैपिटल आएगी, जिसकी बेसिकली हमारे पास बहुत ज़्यादा कमी है, और दूसरा बेटे जब बेसिकली वो इन्वेस्टमेंट करेंगे तो इनोवेटिव टेक्नोलॉजी भी प्रोडक्शन की लेकर आएंगे, जो हमारे इंडिया की डेवलपमेंट में हमारी क्या करेगी, हेल्प करेगी। स्टूडेंट्स नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे, रिकॉग्निशन ऑफ इंडिया एज अमर्जिंग इकोनॉमिक पावर। देखो बेटे, भारत की जो पहचान बन गई है आर्थिक केंद्र के रूप में, एक मजबूत आर्थिक केंद्र के रूप में, आर्थिक सत्ता के रूप में हमारी इंडिया की एक पहचान बन गई है। इट इज ओइंग टू एलपीजी पॉलिसीज एंड द कॉन्सिक्वेंट राइज इन ओवरऑल लेवल ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। देखो बेटा, एलपीजी पॉलिसीज के कारण क्या हुआ है, हमारा जो ओवरऑल लेवल है आउटपुट का, इकोनॉमिक एक्टिविटी का, वो काफी बढ़ गया है। दैट इंडिया इज नाउ बीइंग रिकॉग्नाइज्ड एज एन एमर्जिंग इकोनॉमिक पावर इन द वर्ल्ड। तो बेटे इसके कारण भारत की जो पहचान बन गई है आर्थिक, एक मजबूत आर्थिक सत्ता के रूप में, एक मजबूत आर्थिक केंद्र के रूप में बन गई है, क्योंकि एलपीजी पॉलिसीज के कारण जो इकोनॉमिक एक्टिविटी, चाहे वो प्रोडक्शन है, चाहे वो कंजम्पशन है, चाहे वो इन्वेस्टमेंट है, चाहे वो एक्सचेंज है, उसका लेवल काफी हद तक बढ़ गया है, जिसके कारण हमारा इंडिया एक इकोनॉमिक पावरफुल इकोनॉमिक सेंटर के रूप में उभर कर आ रहा है हमारे सामने। दिस रिकॉग्निशन पर्टिकुलरली बाय 12 नेशन ऑफ द वर्ल्ड। ये जो पहचान है ना बेटा, बेसिकली क्या है, 12 नेशन ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि जो हमारे विकसित राष्ट्र हैं, ठीक है ना, उनके बीच में बनी है। नॉट ओनली रेसिस, इसके कारण बेटे हमारा इंडिया की इकोनॉमिक रैंकिंग ही वर्ल्ड के अंदर नहीं बढ़ी है, बल्कि बेटे इसका हमसे सबसे जो मेन फायदा हुआ है, मेन बेनिफिट हुआ है कि ग्लोबल इन्वेस्टर्स भी इंडियन इकोनॉमी में, अगर वो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, विदेशी जो इन्वेस्टर्स हैं बेटे इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो अब बेटे आर्थिक शक्ति के रूप में मजबूत होने के कारण वो इंडिया के अंदर, इंडिया को एक परफेक्ट डेस्टिनेशन मानते हैं और वो प्रेफर करते हैं कि वो इंडिया में क्या करें, ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट करें। तो बेटे अगर फॉरेनर्स ज्यादा से ज्यादा इंडिया के अंदर इन्वेस्टमेंट करेंगे तो इसका बच्चों मेन बेनिफिट क्या होगा कि हमारी इकोनॉमी की डेवलपमेंट हो जाएगी। दोबारा से देखिए बच्चों,
दिस रिकॉग्निशन नॉट ओनली रेजेस द इकोनॉमिक रैंकिंग इन द वर्ल्ड, इस पहचान ने बेटा भारत की जो बेसिकली इकोनॉमिक रैंकिंग है उसी को नहीं बढ़ाया है, बट आल्सो बूस्ट द कॉन्फिडेंस ऑफ ग्लोबल इन्वेस्टर, जो विदेशी हमारे इन्वेस्टर्स हैं उनका कॉन्फिडेंस भी इंडिया के अंदर इन्वेस्टमेंट करने के लिए बूस्टअप कर दिया है। नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक करेंगे बेटे इसका, ए शिफ्ट फ्रॉम मोनोपली मार्केट टू कॉम्पिटिटिव मार्केट। देखो बेटे मोनोपली मार्केट थी, आपने पढ़ा कि प्राइवेट सेक्टर को हर तरह से प्रायोरिटी दी जा रही थी, प्राइवेट सेक्टर को ही प्रमोट किया जा रहा, सॉरी प्राइवेट नहीं, इट्स अ मिस्टेक स्टूडेंट, पब्लिक सेक्टर की ही मोनोपली थी और पब्लिक सेक्टर को ही हर तरह से प्रमोट किया जा रहा था। तो बेटे इसके अंदर बेसिकली एलपीजी पॉलिसीज के लॉन्च होने से बेटा जो मोनोपली स्ट्रक्चर था ना मार्केट का, वो कॉम्पिटिटिव स्ट्रक्चर के अंदर चेंज हो गया है। इंडियन मार्केट आर नाउ इंक्रीजिंगली शेडिंग इट्स मोनोपोलिस्टिक कैरेक्टर। अब देखो बेटे आज हमारी जो इंडियन मार्केट है बेटे अब बेसिकली वो मोनोपोलिस्टिक कैरेक्टर में चेंज होगी। मोनोपोलिस्टिक कैरेक्टर क्या होता है बेटे, वेयर देयर आर मोर सेलर्स मोर बाय इन द मार्केट। एट प्रेजेंट बेटे इंडियन मार्केट बिकम्स अ मोनोपोलिस्टिक मार्केट, बिकमिंग मोर एंड मोर कॉम्पिटिटिव इन नेचर। और के कारण बेटे बहुत ज्यादा कंपटीशन क्या हो गया है, डेवलप हो गया है। क्योंकि बेटे मोनोपोलिस्टिक मार्केट कौन सी मार्केट होती है, वेयर देयर आर मोर सेलर्स मोर बायर्स एंड द प्रोडक्ट आर डिफरेंशिएटेड टू ईच अदर इवन इन कलर साइज फ्रेग्रेंस टाइप प्राइस एक्सेट्रा। तो बेटे अब जब हमने क्या किया है एलपीजी पॉलिसीज को इंट्रोड्यूस किया तो उसके कारण बेटे जो बेसिकली इंटरनेशनल लेवल पर कंपनीज हैं एमएनसीज हैं वो भी अपनी गुड्स को इंडियन मार्केट के अंदर बेच सकती हैं। तो यहाँ पर बेटे कंज्यूमर की चॉइसेस के अकॉर्डिंग उसके पास वाइड रेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज क्या हो जाएंगी, अवेलेबल हो जाएंगी। इंडियन मार्केट आर नाउ increasingly shedding its monopolistic character and becoming more and more competitive in nature. For instance, a couple of decades back, products like car, refrigerator, AC, PC are monopoly market to selected brands only. देखो बेटे अगर हम लोग बात करते हैं कुछ दशक पहले की तो बेसिकली क्या था बेटे, हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक गुड्स एसी हो गया बेटे, पर्सनल कंप्यूटर हो गया, रेफ्रिजरेटर हो गया, कार हो गया, उसके मोनोपली थी क्योंकि हमारे पास बेटा सिर्फ सिलेक्टेड ब्रांड्स ही अवेलेबल थे। नाउ ए वैरायटी ऑफ दीज प्रोडक्ट्स आर अवेलेबल। अब हमें बेटे डिफरेंट टाइप की वैरायटी इन प्रोडक्ट्स की अवेलेबल हो गई है कॉम्पिटिटिव प्राइस के अंदर। तो बेटे ये जो एलपीजी पॉलिसीज हैं, ब्रीफली ओइंग टू एलपीजी पॉलिसीज इंडियन इकोनॉमी हैज डेफिनेटली गेन्ड ए मोमेंटम। बहुत ज्यादा ग्रोथ बहुत ज्यादा बढ़ी है एलपीजी पॉलिसीज के कारण। द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ हैज नॉट ओनली एसेलेटेड, केवल हमारे देश के अंदर जो ग्रोथ है वही एसेलेट नहीं हुए, बट आल्सो बिकम मोर डाइवर्सिफाइड, क्योंकि आपने पढ़ा कि डिफरेंट टाइप के जो इंडस्ट्रियल सेक्टर हैं वो इंडियन इकोनॉमी के अंदर डेवलप हो गए हैं। और नो डाउट इसके कारण बेटे बेसिकली क्या हुआ है कि हमारे जो वेलफेयर है लोगों का वो भी काफी बढ़ गया है और हमारा जो हमारी जो इंडियन इकोनॉमी है वो एक मजबूत इकोनॉमिक सेंटर बन गया है। तो बेटे ये सब थे हमारे इकोनॉमिक एक्टिविटी के, हमारे बेसिकली न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज जो हमने बनाई 1991 के पॉजिटिव इफेक्ट्स एंड मेरिट्स ऑफ द एनईपी। इन नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द डिमेरिट्स ऑफ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज। बेटे ध्यान से सुनो, वर्ड टू वर्ड आपको रीडिंग कराइए। अगर आप ध्यान से सुनते हो ना बेटे तो इसका एक फायदा आपको ये भी है कि आप वो बातें भी लिख सकते हो जो आपको बुक में गिवन नहीं है, सिर्फ आपको अपनी एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स, कीप वॉचिंग माई वीडियोज।